जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो सेंटअप एग्जाम हुआ था 2023 में, ठीक है ना। उसमें जो आपको इतिहास का जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्या करेंगे कि आज एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। उसमें जो भी प्रश्न है सारे प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है साथियों वो क्या है, इस पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो साथियों सबसे पहले इसे देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको कनिंघम, उसके बाद है आपको विलियम जोन्स, फिर है आपको सर जॉन मार्शल और उसके बाद है आपको डॉक्टर वी ए स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो आपको किए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। तो साथियों 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या हुई थी कि आपको स्थापना हुई थी। तो पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी। तो साथियों यह आपको फोर्ट विलियम किला में हुई थी। और यह जो फोर्ट विलियम किला है यह आपको है कहाँ, सबसे पहला बात यह याद रखेंगे। तो देखिए, ये जो फोर्ट विलियम किला है यह आपको कलकत्ता में, और यहीं पर क्या हुई थी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था आपको प्राच्य अध्ययन को क्या करना कि आपको मतलब बढ़ावा देना। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को कहीं से समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1921, 1922, 1927, 1931। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको 1921 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर था वो था आपको हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम पड़ा था आपको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। तो ये जो हड़प्पा है इसकी खोज जो होती है वो आपको 1921 में, वहीं 1922 में अगर हम बात करते हैं साथियों तो वह आपको मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। फिर है आपको 1927, तो 1927 में जो है साथियों वह आपको सूतकांगे डोर की खोज हुई थी। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि सूतकांगे डोर की खोज कब हुई थी, तो क्या कहेंगे 1927 में। फिर है आपको एक वर्ष 1931, 1931 में जो होती है ना वो आपको चन्हू दरों की खोज जो होती है वो आपको होती है। तो ये जो देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है साथियों कि धौलावीरा जो है वो आपको किस राज्य में है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर धौलावीरा पूछे तब, इसके अलावा आपको लोथल पूछे तब, ठीक है ना, इसके अलावा रंगपुर पूछे तब, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इसके अलावा आपको सुरकोतरा पूछे तब, ये जो आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल, ये सभी के सभी जो है वो आपको कहाँ है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको गुजरात हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह आपको गुजरात राज्य से भारत में, ठीक है ना। फिर यहाँ से राजस्थान आ गया, ठीक है ना। तो राजस्थान से हड़प्पा सभ्यता के एक बहुत ही प्रमुख नगर मिले हैं जिसका नाम है आपको कालीबंगा, या इसी को हम लोग कालीबंगन भी कहते हैं। पंजाब की अगर हम बात करते हैं, भारत वाले पंजाब की, तो यहाँ से आपको रोपड़ नाम का एक जो है प्रमुख हड़प्पा स्थल मिले हैं। उसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से जो है वो आपको बनवाली नामक जो है वो आपको एक प्रमुख नगर मिले हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है बांग्ला, उसके बाद है उर्दू, पंजाबी, सिंधी। तो ये जो आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो साथियों, तो यह जो है वो आपको सिंधी भाषा का क्या है कि आपको शब्द है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है साथियों मृतकों का टीला। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, तो क्या कहेंगे, तो वह आपको मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो वह आपको सिंधी भाषा का शब्द है। तो 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 5 में देखिए, 5 नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद है रोपर, कालीबंगन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको
कालीबंगन हो जाएगा। और इस कालीबंगन की खोज जो होती है वो आपको 1953 में होती है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथियों काले रंग की चूड़िया। तो ये सभी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 5 का राइट आंसर डी हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है साथियों कि राखल दास मुनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगन। तो देखिए राखल दास मुनर्जी ने जो उत्खनन करवाया था ना वो आपको मोहनजोदड़ो में, और इस मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो आपको 1922 में हुई थी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो आपको कौन था। तो क्या कहेंगे, तो वो आपको मोहनजोदड़ो था। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर ये जो हड़प्पा है, ठीक है ना, ये जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान के जो है वो आपको क्या कहते हैं कि पंजाब प्रांत से जो है वो आपको मिला है, ठीक है ना। यानी कि पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां से मिला है। उसके बाद है रंगपुर, ये आपको गुजरात से मिला, इसे भी आपको याद रखना है। कालीबंगा जो है ये आपको राजस्थान से मिला है। और फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के किस प्रांत से मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है वह आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जो है वो आपको मिला है। तो ये जो देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीजें होंगे वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको साहित्य। क्या हो जाएगा, साहित्य। तो यहाँ से एक बात आती है, आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पुरातत्व जो है वो आपको किस भाषा का शब्द है। तो साथियों पुरातत्व जो है वो आपको संस्कृत भाषा के क्या है कि आपको शब्द है, और यह संस्कृत भाषा के दो शब्द पुरा और तत्व से मिलकर बना है, जिसमें पुरा का अर्थ जो होता है वो आपको प्राचीन होता है, तत्व का मतलब होता है सामग्री होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्राचीन जो सामग्री होती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पुरातत्व कहते हैं। नहीं तो हम कह सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में खुदाई करके अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 8 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो साथियों ये जो आप वेद देख रहे हैं यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, और वेदों की जो संख्या है ना वो आपको 4 है। तो यहाँ से एक बात आती है कि वह 4 वेद जो है वो आपको कौन कौन है, जरा सा उसका नाम बताइए। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपको ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद जो हो जाएगा साथियों वो आपको सामवेद, सामवेद के बाद जो हो जाएगा वो आपको यजुर्वेद, उसके बाद जो हो जाएगा साथियों वो आपको अथर्ववेद। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि बताइए कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपको कौन है, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करते हैं तो आपको ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे बाद का वेद अगर हम बात करते हैं तो वो आपको अथर्ववेद हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज और आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जाएंगे, जैसे पुराणों की संख्या। तो साथियों याद रखिएगा कि ये जो पुराण है इस पुराण की संख्या जो है वो आपको 18 है, ठीक है ना, ये सब पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे, क्या कि बताइए कि उपनिषद की जो संख्या है वो आपको कितनी है। तो साथियों ये जो देख रहे हैं उपनिषद, इसकी संख्या जो है वो आपको 108 है। फिर यहाँ से एक चीज और आएंगे कि बताइए कि वेदांग की संख्या जो है वो आपको कितनी है। तो साथियों वेदांग की जो संख्या है वो आपको 6 है। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 8 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे साथियों समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 9 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कल्हण द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है रातरंगिणी, अर्थशास्त्र, रसमाला, मुद्रा राक्षस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको रातरंगिणी। और एक चीज याद रखिएगा कि रातरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अर्थशास्त्र। तो देखिए तो अर्थशास्त्र जो है साथियों यह आपको चाणक्य के द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया, क्या है कि आपको राजनीति पर आधारित जो है वो आपको पहला ग्रंथ है, ठीक है ना। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, इसे जो लिखा है वो आपको विशाखा दत्त जो है वो आपको लिखा हुआ है। तो इसे भी अच्छे से याद रखना है। तो देखिए मुद्रा राक्षस हो तब चाहे अर्थशास्त्र हो तब, इस दोनों से हमें मौर्य काल के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उम्मीद है कि सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है जूनागढ़, नानाघाट, हाथी गुम्फा, उसके बाद है
मतलब शाहबाज गढ़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको हाथी गुम्फा। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह आपको मिला कहाँ से, तो यह आपको ओडिशा से मिला है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि ये जो खरवेल है यह आपको कहाँ का राजा था, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो खरवेल है ये आपको कलिंग का राजा था, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं खरवेल, यह आपको किस वंश का राजा था, तो खरवेल जो था वो आपको चेदी वंश का क्या था कि आपको राजा था। कहीं कहीं महामेघवाहन वंश भी दिया जाता है। तो देखिए, तो आपके ऑप्शन में जैसे दिया जाएगा आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है साथियों कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है समुद्रगुप्त, उसके बाद है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो देखिए, मगध साम्राज्य की स्थापना जो किया था ना वो आपको बिंबिसार ने किया था। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जा सकता है कि बताइए कि हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे, तो साथियों ये जो हर्यंक वंश है इसके भी जो संस्थापक थे ना वो आपको बिंबिसार थे। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और बिंबिसार की हत्या जो होता है आपको इसी का बेटा अजातशत्रु जो होता है वो आपको कर देता है। मतलब कि अजातशत्रु के द्वारा जो होता है बिंबिसार की हत्या जो होती है वो आपको 492 बीसी में जो होता है वो आपको कर दिया जाता है। उसके बाद जो होता है अजातशत्रु फिर क्या होता है कि आपको राजा बनता है। तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 12 में। क्या करा है, देखिए करा है कि प्रियदर्शी अशोक किस वंश का क्या था कि आपको शासक था। यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है गुप्त वंश, उसके बाद है आपको मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो देखिए, ये जो अशोक है ना साथियों यह आपको मौर्य वंश का क्या था कि आपको शासक था। और मौर्य वंश के किस क्रम का शासक था याद रखेंगे, तो यह आपको तीसरा शासक था। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे देखिए कि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे, तो साथियों मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक जो थे वो आपको शिशुनाग थे। फिर है यहाँ से आपको क्या जानते हैं नंद वंश, इसके संस्थापक जो है वो आपको महापदम नंद है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखने होंगे। उसके बाद है गुप्त वंश, इसके जो संस्थापक है वो आपको श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त। तो देखिए, तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। लेकिन अशोक के बारे में पूछेंगे तो यह मौर्य वंश के किस क्रम के शासक थे, तो वो आपको तीसरे क्रम के शासक थे। तो साथियों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अगर जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है पुष्यमित्र, उसके बाद है आपको उदायन, देवभूति, उसके बाद है सिमुक। तो देखिए, तो ये जो आपको शुंग वंश है इसके जो संस्थापक थे वो आपको पुष्यमित्र शुंग थे। और शुंग वंश की जो स्थापना होती है वो आपको 185 बीसी में होती है। और मतलब ये जो मौर्य वंश होते हैं, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, उसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि आपको शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं आप 13, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उदायन के बारे में एक चीज याद रखिएगा, किसने पाटलिपुत्र नामक नगर की क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कौन किए थे, तो आप क्या कहोगे कि उदाई ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था। तो साथियों गुप्त काल में आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री थे वो आपको फाहियान थे। और फाहियान जो है वो आपको भारत कब आया था ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए, फाहियान जो भारत आया था ना वो आपको 399 एडी में, और यह आपको 414 एडी तक भारत जो था वो आपको रहा था। मतलब 15 वर्ष जो है ये आपको इंडिया में रहा था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि फाहियान किस राजा के दरबार में आया था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो फाहियान जो था ना वो आपको विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो आपको भारत आया था। कहीं कहीं ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय ना देके क्या रहेगा कि आपको विक्रमादित्य दे देगा। तो आपको यहाँ से समझ जाना है कि विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या है कि आपको कहा जाता है। फिर आपको इति सिंह, ये जो इति सिंह है ये आपको 518 एडी में क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। और 521 एडी तक जो होता है ये आपको भारत में क्या है कि आपको रहा था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। 518 से 521 एडी तक। उसके बाद है आपको हेनसांग। तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में। तो इसे भी आपको बढ़िया से याद रखना है। और इसको हम लोग कहते हैं यात्रियों का
राजकुमार कहते हैं, किसको जानते हैं आपको? हेनसांग को। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि सर हेनसांग भारत कब तक रहा था? तो यह आपको 629 से लेके 644 एडी तक हेनसांग जो है वो आपको भारत में क्या है कि आपको रहा था। तो साथियों इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और इस अवधि में इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। इसके यात्रा वृत्तांत का जो नाम है वो आपको सी यू की है, और इसे हम लोग शाक्य मुनि और यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए क्या कर रहा है कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, मतलब कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो आपको कहाँ हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कुशीनगर। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु जो होती है आपको 483 ईसा पूर्व में होती है। मल गणराज्य की यह राजधानी होती है कुशीनगर, यहीं पे। फिर यहाँ पे देखिए बोधगया में, तो बोधगया में क्या होता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की क्या होती है कि आपको प्राप्ति होती है। सारनाथ में ये क्या करते हैं कि अपना प्रथम उपदेश जो होते हैं वो आपको देते हैं, ठीक है ना। सांची जो है मध्य प्रदेश का एक जगह है, और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको बौद्ध स्तूप है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा है कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो आपको कुशीनगर में। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 16 में। 16 नंबर क्या करा इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो आपको कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अष्टनेमी, महावीर। तो देखिए तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे ना वो आपको महावीर स्वामी थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। पार्श्वनाथ कहेंगे तो ये आपको 23वें तीर्थकार थे। ऋषभदेव कहेंगे तो ये आपको प्रथम तीर्थंकर थे, किसके जानते हैं? तो आपको यानी कि जैन धर्म के। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। और जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए थे, 24वें और अंतिम जो थे महावीर स्वामी थे। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, मतलब कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है पवापुरी में वो आपको कब होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको 468 ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 468 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 468 बीसी कर लीजिएगा, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है ना। यहाँ पर ईस्वी दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसको आपको देख लेना है। तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रथम जनसंगति कहाँ हुई थी? तो साथियों प्रथम जनसंगति जो हुई थी ना वो आपको पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए तो प्रथम जनसंगति जो होती है वो आपको 300 ईसा पूर्व में होती है, और उस समय यहाँ का जो शासक होता है वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि प्रथम जनसंगति की अध्यक्षता जो है वो आपको कौन किया था? तो देखिए तो प्रथम जनसंगति की जो अध्यक्षता है साथियों वो आपको कौन किया था जानते हैं? तो आपको स्थूल भद्र किया था। कौन किया था? स्थूल भद्र किया था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 19 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है साथियों की प्रथम जो बौद्ध संगति है वो आपको कब हुई थी? तो देखिए तो ये जो प्रथम बौद्ध संगति है ना यह आपको 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है ना। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होती है इसको भी आपको याद रखना है कि यह आपको राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। फिर है आपको 383 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर आपको द्वितीय बौद्ध संगति होती है, और यह आपको वैशाली में होती है। कहाँ होती है? वैशाली में। फिर है आपको तृतीय बौद्ध संगति साथियों, तो यह आपको 250 ईसा पूर्व में क्या है? ईसा पूर्व में जो है वो आपको हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपको पाटलिपुत्र में। देखिए इसमें कुछ चीज जो है वो आपको छूटा हुआ है, जैसे देखिए ईसा पूर्व इस सब में जो है वो आपको छूटा हुआ है। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। ईसा पूर्व होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी ईसा पूर्व होगा, ठीक है ना। फिर है आपको डी आपको 151 ईस्वी। तो इसमें कोई भी बौद्ध संगति जो है वो आपको नहीं हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति जो है वो आपको ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में जो हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी? तो यह आपको कुंडलवन में हुई थी। और यह कुंडलवन साथियों कहाँ है? तो यह आपको कश्मीर में है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व। और देखिए सेंटर एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना वह आपको लगभग बोर्ड में उसके आने की संभावना जो होती है वो आपको 80% होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन है उसका लगभग जो होता है 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग जो है वो आपको आते हैं, ठीक है ना। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। और जब आपकी एग्जाम होगी वहां पर आप इसका मूल्यांकन करेंगे कि जो हम एनालिसिस कराए थे क्या इस एनालिसिस से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 20 में। क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि स्तूप का संबंध जो है
वो आपको किस धर्म से? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जैन धर्म, फिर है आपको बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो देखिए स्तूप का संबंध जो है ना साथियों, वो आपको बौद्ध धर्म से है। तो देखिए, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्या जानते हैं, स्तूप, ठीक है ना, इसके अलावे पूछ दे कि आपको चैत्य, इसके अलावे पूछ दे विहार, क्या है विहार, इस सब का संबंध जो है वो आपको किससे है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको बौद्ध धर्म से है। तो 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न है, आपको देख लेना है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहेंगे, तो वह आपको कौन है जानते हैं? तो वह है आपको सांची का स्तूप, जो कि आपको मध्य प्रदेश के क्या है कि आपको रायसेन में स्थित है। और सांची के स्तूप की खोज जो होती है वो आपको 1818 में जनरल टेलर के द्वारा होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि सांची के स्तूप को यूनेस्को की विरासत सूची में जो शामिल किया जाता है, सांची स्तूप को कब जानते हैं? तो वह आपको 1989 में कहाँ शामिल किया जाता है? तो वह आपको यूनेस्को के जो विश्व विरासत सूची है उसमें इसको क्या होता है कि आपको शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 21 में। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए कह रहा है चाणक्य, फिर कह रहा है आपको बाणभट्ट, अश्वघोष, कालिदास। तो देखिए ये जो बुद्ध चरित्र है ना, इसकी रचना जो किए थे वो आपको अश्वघोष। और एक चीज याद रखना मेरे भाई कि ये जो बुद्ध चरित्र है ना, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है। थोड़ा सा एक आध पुस्तक जो इनके है उनके बारे में जान लेते हैं। तो चाणक्य ने राजनीति पर आधारित जो पहला ग्रंथ लिखा था उसका नाम है आपको अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, जिसकी रचना 34 शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद है बाणभट्ट, इसने क्या किया था कि आपको हर्ष चरित करके एक पुस्तक लिखा था। इसके अलावा आपको कादम्बरी नामक जो ग्रंथ है वो भी आपको बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया था। उसके बाद है कालिदास, तो इसने क्या किया था कि एक नाटक लिखा था जो बड़ा ही फेमस नाटक है, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र, ठीक है ना। क्या है? मालविका अग्निमित्र। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 22 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से क्या है कि आपको संबंधित है? तो साथियों ये जो धर्म ग्रंथ सूत पिटक है ना, यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक चीज याद रखिएगा कि पिटक का संबंध ही बौद्ध धर्म से है। और पिटक की संख्या कितनी है? तो आपको 3 है। जैसे देखिए सूत पिटक, विनय पिटक, इसके अलावा आपको क्या हो जाएंगे अभी धम्म पिटक, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या करा है कि बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो आपको क्या था? तो देखिए तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है देवदत्त, राहुल, वर्धमान, सिद्धार्थ। तो देखिए तो बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो आपको सिद्धार्थ था, ठीक है ना। बाकी देवदत्त जो देख रहे हैं ये बुद्ध के क्या थे? भाई थे। राहुल जो है बुद्ध का क्या था जानते हैं? तो आपको बेटा था, यानी कि राहुल जो है बुद्ध के पुत्र थे। उसके बाद जो है वर्धमान, तो यह गौतम बुद्ध के जो है वो आपको क्या जानते हैं कि सॉरी गौतम बुद्ध कहते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। ये भी बात आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वो क्या है? तो क्या कहेंगे? वर्धमान। जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? तो आपको सिद्धार्थ, ठीक है ना। तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 24 में। देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो साथियों श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है ना वो आपको किस धर्म से है जानते हैं? तो वो आपको जैन धर्म से है। और ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है यह बनता कब है? तो ये आपको प्रथम जैन संगति के बाद जो होते हैं वो आपको बनते हैं। तो श्वेतांबर उसको कहा गया जो श्वेत वस्त्र धारण किया, दिगंबर उसको कहा गया जो आपको नग्न रहा करते थे, ठीक है ना। तो श्वेतांबर जो बना था वो आपको स्थूल भद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बना था? स्थूल भद्र के नेतृत्व में। दिगंबर जो बना था वो आपको भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो श्वेतांबर है यह आपको पार्श्वनाथ के क्या थे? अनुयायी थे। और दिगंबर जो थे वो आपको महावीर स्वामी के अनुयायी थे। तो 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय इतिहास का, ठीक है ना, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता था? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, औपनिवेशिक काल। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल में क्या है? कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, स्थापत्य कला, सब क्षेत्रों में काफी ज्यादा विकास हुआ था। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? तो आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 26 में। 26 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए करा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए ऑप्शन ए करा है पाकिस्तान, वर्मा, भारत, बांग्लादेश। देखिए करा कि कहाँ अवस्थित है, स्थान नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको
पाकिस्तान हो जाएगा। अब हम कहेंगे सर भारत क्यों नहीं दिया है, क्योंकि तक्षशिला जो दुनिया का पहला क्या है कि आपको विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो अभी जगह है, ठीक है ना, बंटवारे के बाद कहाँ चला गया है जानते हैं, पाकिस्तान में, इसीलिए इसका हम आंसर दे रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है ना। तो इस पर आपको विवाद नहीं करना है। अगर इसी में पूछा जाता कि प्राचीन जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था, तो हम क्या कहते हैं, तो आपको भारत कहते हैं, ठीक है ना। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 में देखो भाई क्या कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण जो है वो आपको कब हुआ था, मतलब कनिष्क राजा कब बना था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, उसके बाद देखिए कह रहा है आपको 88 ईस्वी में, फिर कह रहा है आपको 98 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 78 ईस्वी में। और कनिष्क जब राजा बना था तो इसने एक कैलेंडर चलाया था, उस कैलेंडर का नाम है आपको शक संवत। क्या नाम है उसका, शक संवत। और ये जो शक संवत नामक कैलेंडर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, यह आपको क्या है कि 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है और भारत सरकार के द्वारा इस शक संवत कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। तो अभी जो हमारा जो कैलेंडर है ना वो आपको शक संवत पर क्या है आधारित है, और इस शक संवत को कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 में क्या करा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मौर्य, उसके बाद कह रहा है गुप्त, उसके बाद कह रहा है हर्यक, उसके बाद कह रहा है आपको कुषाण। तो देखिए तो ये जो जीवक वैद्य है ना, ये आपको हर्यक वंश के काल में था। किस वंश के काल में था, हर्यक वंश के काल में। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, क्या जानते हैं कि जीवक वैद्य जो है, ठीक है ना, वो किसके दरबार में सेवा के लिए गया था, तो यह आपको अवंती के राजा प्रघोत के दरबार में गया था। इसके अलावा आपको गौतम बुद्ध की सेवा में भी आपको क्या हुआ था कि बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, और जीवक जो था बिंबिसार का बेटा था, ठीक है ना, और बिंबिसार के दरबार में ही यह रहा करता था चिकित्सक के रूप में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे 29 में देखिए कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम सनी, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं को भारत में पुरातत्व का क्या होता है कि आपको पिता कहा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना होती है वो आपको कब होती है, तो ये आपको 1861 ईस्वी में होती है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और पुरातत्व विभाग का मुख्यालय अभी कहाँ है, तो कहेंगे वो आपको नई दिल्ली है। तो देखिए तो जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। दयाराम सनी ने क्या किया था कि आपको 1921 में हड़प्पा नामक नगर की खोज किया था। लॉर्ड डलहौजी इसे भारत में रेल, डाक, ठीक है ना, और क्या कहेंगे तार का जो है आपको जनक कहा जाता। क्या है, जनक कहा जाता। सर जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता के खोज के समय पुरातत्व विभाग के क्या थे कि आपको डायरेक्टर थे, ठीक है ना। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी तो आपको क्या करना है कि बताना है, ठीक है ना। और आप लोग इससे जुड़े हुए जो भी चीज है या अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप वहां से उसे बढ़िया से देख लेंगे। चलिए आगे क्या करा है, सुनिए। करा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए करा है लुम्बिनी में, उसके बाद है पावापुरी में, कुंडलवन में, सारनाथ में। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुंडलवन। हालांकि कुंडलवन नहीं कहेंगे, कुंडग्राम यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुंडग्राम। लेकिन आपके बुक में कुंडलवन ही देता है। कुंडग्राम जो है वो आपको वैशाली में है। क्या है, वैशाली में। यहीं पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। कब जन्म होता है, तो आपको 540 ईसा पूर्व में। तो इसको आपको याद रखना है। लुम्बिनी में जो होता है वो आपको गौतम बुद्ध का जन्म होता है। किनका जन्म होता है, गौतम बुद्ध का। तो बाबू सुनो यहाँ पे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो आपको 500 कितना में, सॉरी हाँ 563 ईसा पूर्व में जो होता है गौतम बुद्ध का क्या होता है कि आपको जन्म होता है। पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या होती है, आपको मृत्यु होती है। क्या होती है, महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो आपको पावापुरी में। सारनाथ में क्या होता है, तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश देते थे। इसको भी आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध जो होते हैं प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको सारनाथ में। तो देखिए तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे 31 में देखिए करा कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। तो साथियों अकबरनामा जो है ना वो आपको 3 खंडों में क्या है कि आपको विभाजित है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो साथियों अकबरनामा जो है वो आपको अबुल फजल के द्वारा जो है वो आपको लिखा गया। और अबुल फजल जो है शेख मुबारक का पुत्र था और फैजी का छोटा भाई था, ठीक है ना। और अकबर के दरबार का यह साथी इतिहासकार था। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी हत्या जो होती है जहांगीर के द्वारा जो होता है वो आपको 1602 में क्या होता है कि आपको करवा दिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अबुल फजल की हत्या कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में, ठीक है ना।
कौन कर देता है, तो वीर सिंह बुंदेला नामक युवक जो होता है इसकी क्या कर देता है कि आपको हत्या कर देता है। और इसकी हत्या करवाया कौन रहता है, तो वो आपको जहांगीर। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 में क्या करा सुनिए, करा कि अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी। तो साथियों अकबर की जो आत्मकथा है ना वो आपको किसके द्वारा लिखी गई थी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अकबर की आत्मकथा जो है वो आपको अबुल फजल के द्वारा जो है वो आपको लिखा गया था। तो अकबर के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है किससे मिलती है, तो आपको अकबरनामा से। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। और यहाँ पर एक व्यक्ति आया महेश दास, ठीक है ना, यानी बीरबल। तो बीरबल का मूल नाम याद रखिएगा कि इसका जो मूल नाम है ना वो आपको क्या है, तो याद रखेंगे इसका मूल नाम आपको महेश दास है। क्या है, महेश दास, ठीक है ना। कई बार आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। फैजी जो है वो आपको अबुल फजल का बड़ा भाई था और इसने गणित ग्रंथ जो लीलावती है उसका फारसी में क्या किया था कि आपको अनुवाद किया था। तो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि बताइए कि गणित ग्रंथ जो है वो आपको कौन जानते हैं, लीलावती, उसका फारसी में जो अनुवाद किया था वो आपको कौन किया था, तो वो आपको फैजी ने किया था। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कर रहा है सुनिए, करा कि अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आइन अकबरी की रचना किया था। ऑप्शन ए कह रहा है निजामुद्दीन अहमद, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, तबकात अकबरी की रचना किया था। अब्दुल कादिर बदायूं, ठीक है ना। उसके बाद है अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको अबुल फजल, यानी कि समझ जाइए कि अकबरनामा और आपको आइन अकबरी दोनों की जो रचना किए थे कौन, अबुल फजल। तो ये जो देख रहे हैं अकबरनामा यह आपको 3 भागों में क्या है कि आपको विभाजित है, और आइन अकबरी जो है ये आपको 5 भागों में विभाजित है। तो ये जो देख रहे हैं अकबरनामा इसी का जो तीसरा भाग है ना, ठीक है ना, वो आपको आईने अकबरी है। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 34 में कह रहा है कि अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। तो देखिए तो अकबर के काल में जो वित्त मंत्री था ना वो आपको टोडरमल था। कौन था, टोडरमल। और टोडरमल को क्या हुआ था कि 1582 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1582 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था कि आपको दीवान अशरफ जो है वो आपको नियुक्त किया था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं दीवान ए अशरफ, ठीक है ना, ये दीवान ए अशरफ टोडरमल को कौन नियुक्त किया था, तो क्या कहेंगे अकबर। कब नियुक्त किया था, 1582 में। और दीवान ए अशरफ का मतलब होता क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहेंगे भूमि विभाग का अध्यक्ष। क्या कहेंगे, भूमि विभाग का अध्यक्ष। तो साथियों जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 35 में, क्या कह रहा है सुनिए। लेकिन उससे पहले बाबू इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो साथियों अकबर का जो जन्म होता है ना वो आपको 1542 ईस्वी में, कितना ईस्वी में होता है, 1542 ईस्वी में, ठीक है ना। फिर यहाँ से पूछेंगे कि बताइए कि बाबर का जन्म कब होता है। तो बाबर का जो जन्म है ना वो आपको कितना में होता है जानते हैं, तो वह आपको 1483 में होता है। कितना में होता है, 1483 में। इसको आपको याद रखना है। फिर आपको हुमायूं, क्या है, हुमायूं। तो हुमायूं का जो जन्म होता है ना वो आपको 1507 में होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अकबर हो ही गया। उसके बाद है जहांगीर। तो जहांगीर का जो जन्म होता है वो आपको 1569 में होता है। कितना में होता है, 1569 में। उसके बाद जो जाएगा आपको कौन जानते हैं, शाहजहां। तो साथियों शाहजहां का जो जन्म होता है 1592 में, कितना में, 92 में। और ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब का जन्म कब होता है, तो ये आपको 1618 में। तो देखिए तो यहाँ से मुगल बादशाह के जन्म वाला पूछा गया है ना, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे अकबर की जगह पर क्या कर दे कि आपसे जहांगीर का पूछ ले, हो सकता है कि आपसे शाहजहां का पूछ ले, मतलब जैसा भी क्वेश्चन आए आपको देख लेना है। तो 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर प्रश्न में, क्या करा है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा बाबू कि अकबर का संरक्षक जो था वो आपको कौन था। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अबुल फजर, बैरम खां, तानसेन, टोडरमल। अकबर का जो संरक्षक था ना वो आपको कौन था जानते हैं, तो वो आपको बैरम खां था। और बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा था, तो 1556 से, कितना से, 1556 से 1560 तक। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कि 1556 से 1560 तक जो है वो आपको बैरम खां अकबर का क्या रहा था कि आपको संरक्षक रहा था। तानसेन जो है यह अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, ठीक है ना। उसके बाद अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबार का शाही इतिहासकार था। मतलब ये सभी जो था अकबर के नवरत्नों में से क्या है कि आपको शामिल था, यानी कि सभी जो है आपको नवरत्न थे अकबर के, क्या है, नवरत्न थे, ठीक है ना, मतलब नवरत्नों में से एक थे, ठीक है ना। सबका अपना अलग अलग क्या था कि आपको महत्व था। तो 36 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 37 में करा है कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया। देखिए ऑप्शन ए करा है अकबर,
उसके बाद है आपको बाबर, फिर आपको जहांगीर, फिर आपको शाहजहां। तो देखिए, तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था ना, वो आपको जहांगीर ने। हालांकि तंबाकू का जो सबसे पहले सेवन किया था 1604 में, वो आपको मुगल बादशाह अकबर ने, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया था कौन? जहांगीर। तो देखिए, तो इन मुगल बादशाह का शासनकाल भी जान लीजिए। अकबर का शासनकाल क्या है? तो 1556 से जो है वो आपको 1605 है। बाबर का कहेंगे तो यह आपको 1526 से 1500 कितना है? तो आपको 30 है। जहांगीर के कहेंगे तो 1605 से जो है 1627 है। उसके बाद है शाहजहां का, तो ये आपको 1627 से 1600 कितना है? तो आपको 58 है। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 38 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बाबर का शासनकाल क्या था? अभी बताया कि बाबर का शासनकाल जो है 1526 से 1500 कितना है? तो आपको 30 है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, फिर आपको 1555 में शुरू होता है और 1556 में समाप्त हो जाता है। तो यह है आपको हुमायूं का शासनकाल। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो सारे मुगल बादशाह के शासनकाल जो है हम आपको बता चुके हैं। तो 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 39 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है बाबू कि हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो देखिए, हुमायूं नामा जो है वह आपको क्या है? तो सबसे पहले एक इतिवृत्ति है, और इस हुमायूं नामा की जो लेखिका है वो आपको गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम, जो कि अकबर के कहने पर क्या हुआ था कि आपको हुमायूं के संदर्भ में लिखी हुई थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अबकात अकबरी कहेंगे तो वो आपको निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था, ठीक है ना। और अबुल फजल कहेंगे तो इन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा जैसे ग्रंथों की रचना किए थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों, पानीपत की 3 लड़ाई हुई है। क्या है? 3 लड़ाई हुई। तो सबसे पहले जान लीजिए पानीपत का युद्ध भूमि है कहाँ? तो यह आपको हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है ना। तो देखिए, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है ना, वो आपको 1526 में होती है, और दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो वह आपको 1556 में होता है, और तीसरी लड़ाई की बात करते हैं तो आपको 1761 में होती है, ठीक है ना। तो पानीपत का पहला लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ था जानते हैं? तो आपको यानी कि इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है कि आपको भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस सबको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 41 में। क्या कह रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों, खानवा का जो युद्ध है ना, वो आपको बाबर और राणा संगा के बीच जो है 1527 में जो है आपको लड़ा गया था। और इसी युद्ध में आपको क्या हुआ था कि बाबर ने राणा संगा के खिलाफ क्या हुआ था कि आपको जिहाद का नारा जो है वो आपको दिया था। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया था? तो देखिए, तो शेर खान ने हुमायूं को जो परास्त किया था ना, वो आपको किस युद्ध में जानते हैं? तो चौसा का युद्ध में। और चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। और इसी युद्ध को जीतने के बाद ये जो शेर खान होता है वो आपको क्या करता है कि आपको शाह की उपाधि धारण करता है, और बाद में यह शेर शाह के नाम से क्या होता है कि आपको प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा कि हुमायूं ने चौसा का जो युद्ध लड़ा था 1539 में, उसके बाद है बिलग्राम का युद्ध जो लड़ा था 1540 में। मतलब कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का एक क्रम है जिसको आपको याद रखना है। डे 24 क्या है? डे 24। यहाँ से हुमायूं द्वारा लड़े गए सभी युद्ध का क्रम जो है आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, तो देश से हो जाएगा आपको देवरा। क्या हो जाएगा? देवरा या दोहरिया का युद्ध। क्या हो जाएगा? दोहरिया का युद्ध, जो कि आपको 1501 में होता है। इसके बाद चौसा जो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है? तो ये आपको 1540 में होता है। उसके बाद है 20 है बिलग्राम। तो बिलग्राम का युद्ध जो होता है वो आपको कब होता है? तो ये आपको 1540 में होता है। उसके बाद है सरहिंद का युद्ध। यह आपको कब होता है? तो देखो बाबू, सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है कि आपको ये जो हुमायूं होता है उसकी दिल्ली की गद्दी पर पुनः क्या होती है कि आपको वापसी होती है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 में क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि मलिका ए जमानी की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो देखिए, इसमें नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग भी देखते हैं कि अपने वाइफ को, ठीक है ना, अगर ज्यादा सुंदर अगर मिल गए, खुदा ना खास्ते संभावना कम होती है कि वो अच्छी मिले, ठीक है ना। लेकिन अगर अच्छी मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको तरह तरह के उपाधि देते हैं कि नहीं देते? जैसे बाबू, सोना, टोना, मोना वगैरह वगैरह बहुत सारे उपाधि दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से समझिए कि ये जो मुमताज महल है, ठीक है ना, इसको मलिका ए जमानी की उपाधि जो है वो आपको दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे देखिए कि मुमताज महल का जो मूल नाम था ना, वो आपको अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम था। नो डाउट कि यह बहुत सुंदर थी। क्या है? बहुत सुंदर थी, ठीक है ना। यानी कि और शाहजहां और इसके
उम्र में मात्र 1 साल का अंतर था, इसलिए दोनों में काफी ज्यादा प्रेम भी था। क्या था? प्रेम भी था। इधर देखिएगा, नूरजहां, तो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। जहांगीर ने इसको नूरजहां का उपाधि दिया था कि तुम दुनिया की रोशनी हो। क्या हो? रोशनी हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मलिका जमानी की उपाधि शाहजहां ने किसको दिया था जानते हैं? तो आपको मुमताज महल को, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग भी देखिए कि क्या उपाधि देना है, सोच के रखिए। आगे चलिए, क्या करें सुनिए। कह रहा बाबू कि उत्तराधिकारी का युद्ध जो है किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो देखिए, ये केबीसी का पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तराधिकार युद्ध जो हुआ था ना, ठीक है ना, कि बाप के बाद राजा कौन बनेगा, ऐसा उसको कहेंगे उत्तराधिकारी युद्ध। तो यह जो हुआ था ना, वो आपको शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शाहजहां के पुत्रों के बीच। शाहजहां के 4 गो पुत्र, ठीक है ना। देखिए, एक जो है सबसे पढ़ा लिखा, जो है आपको दारा सिको। क्या है? दारा सिको, ठीक है ना। सबसे अगर हम कहेंगे मुडियल, तो वह था आपको औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपको शाह शुजा। क्या है? शाह शुजा, बेचारा बंगाल में रहता था, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको मुराद बख्श। क्या है? मुराद बख्श। तो ये जो देख रहे हैं, ये सभी शाहजहां का बेटा था। तो शाहजहां के इन्हीं चारों बेटा के बीच में क्या होता है कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो अंतिम रूप से विजित होता है, वो आपको कौन होता है? औरंगजेब। और शाहजहां के बाद यही क्या होता है कि आपको राजा बनता है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए 45 में क्या करे सुनिए। कह रहा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, सबसे पहले जान लीजिए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण होता है कब है? 1573 में, ठीक है ना। और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। क्यों करवाया था, ये भी पूछा जाएगा। तो यह आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है ना। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 46 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था, वो आपको कौन था? देखिए साथियों, तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था ना, वो आपको कौन था? बहादुर शाह जफर था, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत का अगर कहेंगे कि पहला मुगल सम्राट कौन था, तो पहला मुगल सम्राट की अगर बात आएगी तो वो आपको बाबर हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर को 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण इससे क्या होता है कि देश से बाहर जो होता है वो आपको निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। और रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इनकी क्या हो जाती है? देहांत हो जाती है। तो 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 47 में कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो अकबर जो है पूर्ण रूप से कभी भी जो है वो आपको मेवाड़ पर जो है वो आपको अधिकार नहीं कर सका था, ठीक है ना। क्योंकि मेवाड़ में एक मजबूत शासक जो होते हैं महाराणा प्रताप, जिससे इनका क्या होता है कि आपको मुकाबला होता है। और महाराणा प्रताप के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि इन्होंने अकबर की अधीनता को कभी भी स्वीकार जो थे वो आपको नहीं किए थे। हालांकि बाद में इनके जो पुत्र होते हैं, ठीक है ना, वह आपको मुगल अधीनता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये अपने जीवन में कभी भी मुगल अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 48 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर जो है वो आपको हटाया था? तो देखिए, तो हिंदुओं पर से जजिया कर जो हटाया था ना, वो आपको अकबर हटाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। तो अकबर ने जजिया कर कब हटाया था? तो 1564 में। फिर यहाँ से देखिए शाहजहां, तो शाहजहां के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल चित्रकला जो है सबसे ज्यादा जो विकास किया था वो किसके समय में जानते हैं? तो आपको मतलब जहांगीर के समय में। शाहजहां के समय में कहेंगे तो मुगल स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा क्या हुआ था कि आपको विकास हुआ था। तो इसको याद रखना है। उसके बाद है बाबर। तो बाबर के बारे में आप याद रखेंगे कि ये आपको फरगाना का क्या था कि आपको शासक था। बाद में जो होता है ये आपके जमीन की तलाश में या भारत क्या होता है कि आपको आता है, क्योंकि इसको रहने के लिए भी जगह नहीं रहता है, ठीक है ना। और भारत में ये मुगल वंश का संस्थापक होता है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई मेरे, ये जो ताजमहल है ना, ठीक है ना, ये आपको यमुना नदी के किनारे जो है वो आपको स्थित है। तो यहाँ से एक बात आती है कि ताजमहल जो है किसके याद में बना था? तो ताजमहल जो है मुमताज के याद में बना था। और एक चीज याद रखिएगा कि ताजमहल को यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में जो शामिल किया था 1983 में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात कि ये जो ताजमहल है ना, ठीक है ना, इस ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में 2007 में क्या किया गया था कि आपको शामिल किया गया था। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। दूसरी बात है कि ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो आपको कौन थे? तो वो आपको उस्ताद ईसा थे। लेकिन ताजमहल जो है अब्दुल हमीद लाहौरी की देखरेख में बनकर क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 50 में। देखिए क्या करा है कि सुलह एक कुल की नीति किसकी थी? तो देखिए, तो सुलह एक कुल की नीति जो अपनाया था ना, वो आपको अकबर। सुलह एक कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति, मतलब सभी जगह जो हो वो आपको शांति हो। दूसरी बात, दीन इलाही धर्म भी कहेंगे। तो आपको अकबर ने क्या किया था कि आपको अपनाया था। और इधर औरंगजेब है, औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। या इसी को हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। इधर आपको जहांगीर है, इसका मूल नाम जो है वो आपको सलीम है। क्या है? सलीम है। और ये जो हुमायूं है, क्या है? हुमायूं, इसका
जो मूल नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 50, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग क्या किया है कि सेंटअप एग्जाम के 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किया। कल हम लोग क्या करेंगे कि आपको 51 से लेके क्या करेंगे जानते हैं कि आपको जो मतलब 100 तक के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। बहुत दिन बाद जो है हम आपकी क्लास लेने आए, क्योंकि बीच में हम अस्वस्थ भी थे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि कई सारे प्रॉब्लम जो है वो आपको आई थी, उस प्रॉब्लम से भी क्या था कि थोड़ा बहुत निपटना था, ठीक है ना। इस वजह से क्लास आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन